हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ नम्रता अग्रवाल और आज के अपने इस वीडियो में आई विल डिस्कस ट्रांसक्रिप्शन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन क्या है, क्यों होता है, कहाँ पर होता है और कौन सा एंजाइम इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है और भी बहुत कुछ, सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। लिख लेते हैं सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। ट्रांसक्रिप्शन देखिए, अकॉर्डिंग टू सेंट्रल डोगमा ऑफ बायोलॉजी, डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। दिस इज़ द ट्रांसक्रिप्शन। देखिए, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनिज्म में डीएनए में स्टोर्ड होती है। उस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके ही ऑर्गेनिज्म की बॉडी में डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन सिंथेसिस होती हैं। डीएनए में जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो आरएनए में ट्रांसक्राइब होती है पहले, और फिर उससे ही क्या बनती है, प्रोटीन्स बनती हैं। उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो आज हम ट्रांसक्रिप्शन पर फोकस करेंगे। तो ट्रांसक्रिप्शन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को जान लेते हैं। क्या बताएंगे हम, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए ओवर डीएनए is known as transcription in order to synthesize proteins। ये तो हो गई ट्रांसक्रिप्शन की डेफिनेशन की बात। अब इसके बारे में कुछ खास बातें हैं जो कि हम जान लेते हैं। इससे पहले वीडियो में मैंने रेप्लिकेशन के बारे में डिस्कस किया था। तो रेप्लिकेशन में हमने देखा था कि डीएनए के 2 स्ट्रैंड हैं। तो रेप्लिकेशन दोनों स्ट्रैंड का होता है, दोनों ही स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट वर्क करते हैं। बट ट्रांसक्रिप्शन में क्या है, ओनली 1 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज ट्रांसक्राइब्ड इनटू आरएनए। जैसे मान लो कि दोनों स्ट्रैंड की ये पोलैरिटी मैं लिख देती हूँ यहाँ पर 3:5 एंड 5:3 पोलैरिटी हो गई। अब इसमें से जो एक स्ट्रैंड है 3:5 वाला, इसको हम खोल कर बना लेते हैं। यहाँ पर 2 स्ट्रैंड बना लिया हमने डीएनए के, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लैडर मॉडल बना लिया। अब 3:5 है और एक 5:3 है। जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला स्ट्रैंड है, उसी स्ट्रैंड से आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है। ठीक है। तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला जो डीएनए का स्ट्रैंड है वो ट्रांसक्राइब नहीं होता है। यानी कि हम क्या लिखेंगे, ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज ट्रांसक्राइब्ड। एक फीचर है हुआ ये इसका। कौन सा वाला होता है, वो होता है 3:5 प्राइम वाला स्ट्रैंड जो होता है वो उसका ट्रांसक्रिप्शन होता है। डीएनए रेप्लिकेशन क्या था, बाई डायरेक्शनल था। बीच में ओरिजिन था, ओरिजिन से दोनों साइड में डीएनए का रेप्लिकेशन होता था। बट ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस जो होती है यूनिडायरेक्शनल होती है, एक ही डायरेक्शन में होगी, दोनों डायरेक्शन में नहीं होती है। दूसरा पॉइंट इसके बारे में, रेप्लिकेशन की प्रोसेस में आपने देखा था कि वो प्राइमर डिपेंडेंट थी। एक प्राइमर पहले लगाकर देना पड़ता था, तब जो है आगे रेप्लिकेशन प्रोसीड करता था। बट ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस क्या है, प्राइमर इंडिपेंडेंट है। रेप्लिकेशन की प्रोसेस फास्ट थी, बट ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस इज अ स्लो प्रोसेस है। इसमें अराउंड 50 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकेंड ऐड करते हैं। वहाँ पर एंजाइम यूज हो रहा था रेप्लिकेशन में, जीएनए पॉलीमरेज। यहाँ पर क्योंकि आरएनए हमें बनाना है तो एंजाइम क्या यूज होगा, आरएनए पॉलीमरेज। अब इस आरएनए पॉलीमरेज का अगर हम पूरा नाम लिखें तो क्या लिखेंगे, क्योंकि ये डीएनए को एज अ टेम्पलेट यूज कर रहा है, डीएनए के एक स्ट्रैंड को 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड को, तो इसका मतलब ये क्या है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए टेम्पलेट को यूज करके आरएनए बना रहा है, तो एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज हुआ लेकिन डीएनए डिपेंडेंट हुआ। क्लियर हो गई बात। अब ये प्रोसेस होती कहाँ है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस। देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, 2 तरह की सेल है। आइजेशन नहीं होता प्रोकैरियोटिक सेल में। क्या लिखेंगे, नो कंपार्टमेंटलाइजेशन। इसका क्या मतलब है कंपार्टमेंटलाइजेशन का, यानी कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म आर नॉट सेपरेटेड। कोई डिफाइंड न्यूक्लियस होता ही नहीं है। तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस अकर्स इन साइटोसॉल।
वेयर एज यूकैरियोटिक सेल में कंपार्टमेंटलाइजेशन प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस एक डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, तो यूकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन अकर्स इन न्यूक्लियस। ठीक है, क्लियर हो गई बात। एंजाइम यहाँ पर यूज आ रहा है आरएनए पॉलीमरेज, जो कि कैटेलाइज करता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही कैटेलाइज करता है, यानी कि आरएनए जो बनकर आएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, लाइक डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज ने भी डीएनए को 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में बनाया था, वैसा ही यहाँ पर भी है। ठीक है, सबस्ट्रेट क्या होता है प्रोसेस में, इसमें सबस्ट्रेट क्या होगा, जो न्यूक्लियोटाइड्स आरएनए पॉलीमरेज ऐड करेगा वो क्या क्या हो सकते हैं। आरएनए बन रहा है यहाँ पर, तो आरएनए के पास 4 बेस होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। थायमिन यहाँ पर एब्सेंट होता है, तो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में ही न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा आरएनए पॉलीमरेज, तो उसको हम लिख सकते हैं एटीपी ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में, एटीपी, जीटीपी, सीटीपी एंड यूटीपी। तो ये 4 सबस्ट्रेट हो गए जिनको कि आरएनए पॉलीमरेज ऐड करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसक्रिप्शन अकर्स इन, किस फेज में होता है सेल साइकिल की, अकर्स इन G1 एंड G2 फेज ऑफ सेल साइकिल। आपको पता है सेल साइकिल में 4 फेजेस होती हैं, कौन कौन सी, G1, S, G2 एंड M। हमने देखा था रेप्लिकेशन कहाँ हो रहा था, S फेज में। ट्रांसक्रिप्शन G1 और G2 दोनों फेजेस में होता है। रेप्लिकेशन एक ही बार होता है पूरे सेल साइकिल में, रेप्लिकेशन एक बार होगा, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन मल्टीपल टाइम्स हो सकता है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के बाद क्या होता है, प्रोटीन बनती है, और प्रोटीन तो बार बार बन सकती है जैसी ज़रूरत होती है, तो ट्रांसक्रिप्शन कैन अकर मल्टीपल टाइम्स एंड कैन अकर मल्टीपल टाइम्स। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, देखिए मैंने अभी शुरुआत में आपको बताया था कि ओनली 1 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज ट्रांसक्राइब्ड, यानी कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला स्ट्रैंड जो है ट्रांसक्राइब होता है। बनाकर देख लेते हैं। देखिए ये मैंने डीएनए बना रही हूँ यहाँ पर, जिस पे ये नाइट्रोजनस बेसिस लगे हुए हैं, मैं 4 बेसिस को लेकर चल रही हूँ यहाँ पर। यहाँ पे मैंने मान लिया A, T, G, C ये सीक्वेंस है, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम है और ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है डीएनए। अब यहाँ पर A, T, G, C है, तो यहाँ पर होगा T, A, C एंड G, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड पर ऐसे होगा। अब 3 प्राइम टू 5 प्राइम से हमें क्या बनाना है, मैसेंजर आरएनए बना लिया हमने। ये मैसेंजर आरएनए बनेगा तो इसकी पोलैरिटी होगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब ATGC के कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा, तो A की जगह क्या आएगा, यहाँ पर U आएगा, क्योंकि A U के साथ पेयरिंग करेगा, क्योंकि थायमिन एब्सेंट है यहाँ पर। थायमिन की जगह क्या होगा यहाँ पर, A, G की जगह C और C की जगह क्या आएगा यहाँ पर, G आएगा। इस तरह से बनेगा मैसेंजर आरएनए। अब आप देखो ये जो मैसेंजर आरएनए बना और ये जो हमारा 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड वाला डीएनए है, क्या इन दोनों के बेसिस में सिमिलैरिटी है। देखिए ACG, बस यहाँ पर डिफरेंस कहाँ पर है, थायमिन की जगह यहाँ पर यूरेसिल आ गया। तो ये क्योंकि ये वाले दोनों स्ट्रैंड सेम हैं बिल्कुल, इस वजह से हम 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड वाले डीएनए को क्या बोलते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड। जबकि ये कोड नहीं कर रहा है किसी भी चीज़ के लिए, पर इसके ऊपर सेम बेस सीक्वेंसेस हैं जो कि मैसेंजर आरएनए के ऊपर हैं। ठीक है, इसीलिए इसको कोडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे। और 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड वाले डीएनए को बोलते हैं टेम्पलेट डीएनए या टेम्पलेट स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड को हम एक और नाम देते हैं सेंस स्ट्रैंड, और टेम्पलेट स्ट्रैंड को बोलते हैं एंटीसेंस। क्यों सेंस क्यों बोला है इसे, सेंस इसलिए बोला क्योंकि इसकी जो बेस सीक्वेंसेस हैं वो मैसेंजर आरएनए के जैसी हैं, और जब हम इसको राइट डायरेक्शन में रीड करेंगे, इट प्रोवाइड्स द कोड टू मेक द प्रोटीन, तो इसके ऊपर जो बेसिस लगे हुए हैं उनके ऊपर वो कोड है जो कि प्रोटीन बनाने में हेल्प करेगा, इसीलिए प्रोटीन को कोड करेगा, इसलिए इस स्ट्रैंड को कोडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे और सेंस स्ट्रैंड बोलेंगे। जब ये सेंस स्ट्रैंड है तो दूसरा वाला स्ट्रैंड को नाम दे दिया एंटीसेंस स्ट्रैंड। टेम्पलेट और एंटीसेंस, कोडिंग और सेंस स्ट्रैंड, ये कोडिंग है, तो इसलिए 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाले डीएनए को हम नॉन कोडिंग स्ट्रैंड भी बोल सकते हैं, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। क्लियर हुआ। मैंने आपको ये भी बोला था कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड वाला डीएनए ही प्रोटीन बनाता है। सिर्फ एक ही स्ट्रैंड प्रोटीन बनाने में पार्टिसिपेट क्यों करता है, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, वाई बोथ स्ट्रैंड्स आर नॉट
copied during transcription। एनसीईआरटी में इसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, उसी को मैं आपको समझाकर बता रही हूँ कि दोनों स्ट्रैंड्स का रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन क्यों नहीं होता, एक ही स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाले का ही ट्रांसक्रिप्शन क्यों हो रहा है। देखिए, अगर दोनों स्ट्रैंड्स का ट्रांसक्रिप्शन होगा, ये आपके दोनों स्ट्रैंड हो गए डीएनए के, ए टी जी सी, यहाँ पर क्या है टी ए सी जी, ये बना लिया हमने दोनों स्ट्रैंड। अगर दोनों स्ट्रैंड्स का ट्रांसक्रिप्शन हम कर रहे हैं तो यहाँ पर जो आरएनए बनेगा उसके ऊपर क्या बेसिस आएंगे, यू ए सी जी, और इस वाले स्ट्रैंड से जो आरएनए बनेगा उसके ऊपर क्या बेस पेयर्स आएंगे, टी की जगह क्या आएगा यहाँ पर टी ए यू जी सी, ये बनेंगे ए यू जी सी। अब आप देखिए दोनों स्ट्रैंड्स के ऊपर बेस पेयर डिफरेंट है, तो इस वाले स्ट्रैंड से प्रोटीन डिफरेंट बनेगी और इस वाले स्ट्रैंड से जो प्रोटीन बनेगी वो डिफरेंट बनकर आएगी। इसकी वजह से जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र मशीनरी है वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। और एक और क्या रीज़न हो सकता है, अब ये दोनों स्ट्रैंड जो बनकर आए आरएनए की, ये आरएनए बना, एक ये आरएनए बना, ये दोनों क्या है आपस में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करके क्या हो जाएंगे, ये डबल स्ट्रैंडेड कैन मेक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। अब जब डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनेगा तो उससे फिर क्या होगा, प्रोटीन की सिंथेसिस में फर्दर कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी, प्रोटीन की सिंथेसिस हो ही नहीं पाएगी। इसलिए सिर्फ एक ही स्ट्रैंड जो है ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करता है, वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला स्ट्रैंड है, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज ऑलवेज ऐड न्यूक्लियोटाइड्स इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। तो हमारा जो आरएनए बनकर आएगा वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही बनकर आएगा। तो दिस स्ट्रैंड विल टेक पार्ट इन द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। क्लियर हुआ। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर होती है कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं पर आइडेंटिकल नहीं है। अगर आइडेंटिकल होते तो यहाँ पर जो आरएनए के ऊपर बेसिस की सीक्वेंसेस आती हैं वो दोनों आरएनए पर सेम आती, चाहे वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड वाले डीएनए से बनता या 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड वाले डीएनए से बनता। लेकिन चूंकि दोनों स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री है, आइडेंटिकल नहीं है, इसलिए उन्होंने डिफरेंट आरएनए की सिंथेसिस करी है। और अगर डिफरेंट आरएनए बनेगा तो उस आरएनए से इस आरएनए से कुछ अलग प्रोटीन बनेगी और इस आरएनए से कुछ अलग प्रोटीन बनेगी। अब बात कर लेते हैं हम आरएनए पॉलीमरेज की। आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन का मेन एंजाइम है। ये भी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में अलग अलग होता है, इन प्रोकैरियोट और इन यूकैरियोट। प्रोकैरियोटिक सेल में जो आरएनए पॉलीमरेज होता है एक ही तरह का होता है, ओनली वन टाइप, जबकि यूकैरियोटिक सेल में आरएनए पॉलीमरेज 3 टाइप्स के होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में एक ही तरह का पॉलीमरेज है जो सारा काम करेगा ट्रांसक्रिप्शन का। यूकैरियोटिक सेल में अलग अलग तरह के पॉलीमरेज होते हैं, तो उनके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। नंबर 1 आरएनए पॉलीमरेज 1, दूसरे को बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज 2 एंड थर्ड वन इज आरएनए पॉलीमरेज 3। अब आरएनए पॉलीमरेज का क्या काम होता है वो देख लेते हैं। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ ऑल यूकैरियोटिक राइबोसोमल आरएनए। जितने भी राइबोसोमल आरएनए होते हैं यूकैरियोटिक सेल में, उन सब की सिंथेसिस किससे होती है, आरएनए पॉलीमरेज 1 से, एक्सेप्ट, ये बात बहुत ध्यान रखने की है, एक्सेप्ट 5s राइबोसोमल आरएनए। 5s राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस आरएनए पॉलीमरेज नहीं करता है, पॉलीमरेज 1 नहीं करता है। किस किस की करता है फिर, 5.8s आरएनए, 18s की और 28s आरएनए की सिंथेसिस कौन करता है, पॉल 1। पॉल 2 का क्या काम है, इट फॉर्म्स हेट्रोजीनस आरएनए। हेट्रोजीनस आरएनए के बारे में मैंने बताया था आपको, क्या होता है ये, प्रीकर्सर ऑफ मैसेंजर आरएनए। यानी कि यूकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन के बाद पहले हेट्रोजीनस आरएनए बनता है, फिर हेट्रोजीनस आरएनए का क्या होता है, प्रोसेसिंग होती है। हेट्रोजीनस आरएनए प्रोसेसिंग के बाद फिर मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट होता है। अब आरएनए पॉल 3 का क्या काम है वो देख लेते हैं। फॉर फॉर्मेशन ऑफ 5s आरएनए
जो आरएनए पॉल बल ने यहाँ पर 5s आरएनए की सिंथेसिस नहीं की थी, तो वो कौन करता है? पॉलीमरेज 3 ट्रांसफर आरएनए एंड स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, इन सब की सिंथेसिस आरएनए पॉल 3 करता है। तो यूकैरियोटिक सेल में 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेज हो गए और प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ एक ही तरह का आरएनए पॉलीमरेज होता है। देखिए, आरएनए पॉलीमरेज को समझने के लिए टाइप्स ऑफ आरएनए वाला जो मेरा पहला वीडियो है, मैंने पहले बनाया था, उसको एक बार देखना ज़रूरी है। एक बार जब आप उसे देख लेंगे तो ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। अभी आप इतना समझ लो कि प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक ही तरह का आरएनए पॉलीमरेज है जो कि सभी तरह के आरएनए की सिंथेसिस करता है, यानी कि राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए और एंड ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, उन सभी आरएनए की सिंथेसिस के लिए खाली एक पॉलीमरेज होता है यहाँ पर, और यूकैरियोट्स में 3 तरह के पॉलीमरेज होते हैं। वो वाला वीडियो एक बार आप टाइप्स ऑफ आरएनए वाला ज़रूर देख लीजिएगा, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। नाउ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट? डीएनए की वो यूनिट जहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी। तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको? segment of DNA that takes part in the process of transcription। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, जिसको कि हम शॉर्ट में TU भी कहते हैं, ये 3 कंपोनेंट से मिलकर बनती है। इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं, जान लेते हैं उनके बारे में। नंबर 1 इज़ प्रमोटर, नंबर 2 इज़ स्ट्रक्चरल जीन एंड नंबर 3 इज टर्मिनेटर। ये 3 कंपोनेंट हैं एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में। डायग्राम बना लेते हैं। प्रमोटर, देखिए एक डीएनए बनाते हैं। सबसे पहले डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बना लेते हैं। दिख रहा है ना? हाँ, डीएनए के ऊपर बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट होते हैं और जीन के ऊपर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट प्रेजेंट होती है। अब ये हमने एक डीएनए बना लिया, एक डीएनए के ऊपर एक से ज़्यादा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट प्रेजेंट हो सकती हैं। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड के नाम लिख लेते हैं, पोलैरिटी दे देते हैं इनको, 3:2', 5' और 5' to 3'। ठीक है, अब इसके ऊपर सपोज करिए ये एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है और एक और हम बनाकर दिखा दे रहे हैं। 2 ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बना लिए हमने। ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट 1। अब इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के ऊपर ये जो तीनों कंपोनेंट अभी हमने बात करी, ये तीनों प्रेजेंट होंगे एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में। देखिए, ये जो इसको अब हम इस तरह से डिवाइड कर लेते हैं। दिस रीजन इज नोन एज प्रमोटर, इसको हम प्रमोटर बोल देंगे। बीच वाला पोर्शन दिस इज स्ट्रक्चरल जीन एंड लास्ट वाला दिस इज नोन एज टर्मिनेटर। 3 पार्ट हो गए एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के। प्रमोटर रीजन, अब हमें इसको डिफाइन करना है। डिफाइन कैसे करेंगे? प्रमोटर रीजन कहाँ पर प्रेजेंट है? देखिए, स्ट्रक्चरल जीन से पहले प्रेजेंट है ये प्रमोटर रीजन, और टर्मिनेटर रीजन क्या है? स्ट्रक्चरल जीन के बाद में प्रेजेंट है। तो जो पहले प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे अप स्ट्रीम, जो बाद में प्रेजेंट है उसको बोलेंगे डाउन स्ट्रीम। तो लिख लेते हैं इस तरह से, प्रमोटर अप स्ट्रीम टू द स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन के अप स्ट्रीम प्रेजेंट है प्रमोटर रीजन। और कहाँ पर प्रेजेंट है? देखिए, डीएनए के 2 स्ट्रैंड हैं, एक 3' to 5' है और दूसरा है 5' to 3'। तो हम इसको क्या लिखेंगे? एंड एट 5' एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड किसे बोलते हैं? 5' to 3' वाले स्ट्रैंड को हम कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। दिस इज कोडिंग स्ट्रैंड। तो जब हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को डिफाइन करते हैं तो इसको डिफाइन करने में हम कोडिंग स्ट्रैंड को एज अ रेफरेंस मानकर चलते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है कि एट 5' एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड। हम ये भी लिख सकते थे 3' एंड ऑफ द टेम्पलेट स्ट्रैंड, बट हमने ऐसा नहीं लिखा क्योंकि हम कोडिंग स्ट्रैंड को ही रेफरेंस पॉइंट मानकर चलते हैं डिफाइन करने के लिए। तो अप स्ट्रीम टू द स्ट्रक्चरल जीन, तो टर्मिनेटर को क्या लिखेंगे? अपोजिट हो जाएगा, टर्मिनेटर हो जाएगा डाउन स्ट्रीम टू द स्ट्रक्चरल जीन, डाउन स्ट्रीम टू द स्ट्रक्चरल जीन एंड एट
कौन सा एंड बोलेंगे इसे? यहाँ पर 5 प्राइम एंड बोला था हमने, एंड एट 3 प्राइम एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड। समझ में आया? बस समझने वाली बात सिर्फ यही है कि कोडिंग स्ट्रैंड के रेफरेंस में हम इनको डिफाइन करेंगे। कोडिंग स्ट्रैंड के रेफरेंस में प्रमोटर 5 प्राइम एंड पर है और टर्मिनेटर 3 प्राइम एंड पर लोकेटेड है। ठीक है, अब स्ट्रक्चरल जीन की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चरल जीन क्या है? प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में है, तो हम इसको लिख सकते हैं फ्लैंक्ड बाई प्रमोटर एंड टर्मिनेटर, यानी इन दोनों के बीच में है। स्ट्रक्चरल जीन वो जीन है जिसका कि ट्रांसक्रिप्शन होगा, द जीन विच विल अंडरगो ट्रांसक्रिप्शन, विच विल अंडरगो ट्रांसक्रिप्शन। It is that part of DNA which code for a polypeptide। ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा, इससे फिर मैसेंजर आरएनए बनेगा और वो मैसेंजर आरएनए एक पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड करेगा। तो यानी कि हम इसको क्या बोलेंगे? इसको एक नाम देते हैं सिस्ट्रॉन। जो स्ट्रक्चरल जीन है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में, वो ही सिस्ट्रॉन कहलाता है। सिस्ट्रॉन से ही पॉलीपेप्टाइड चेन की सिंथेसिस होगी। अब ये जो सिस्ट्रॉन है, इट कैन बी मोनोसिस्ट्रॉनिक और पॉलीसिस्ट्रॉनिक। लिख लेते हैं, सिस्ट्रॉन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सिस्ट्रॉन कैन बी मोनोसिस्ट्रॉनिक और पॉलीसिस्ट्रॉनिक। क्या मतलब है इसका? मोनोसिस्ट्रॉनिक का मतलब है कि अगर स्ट्रक्चरल जीन सिर्फ एक ही पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड कर रहा है, तब उस सिस्ट्रॉन को हम मोनोसिस्ट्रॉनिक कहेंगे। एज इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, पॉलीसिस्ट्रॉनिक सिस्ट्रॉन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, या हम कह सकते हैं बैक्टीरिया में मिलता है ये। इसका मतलब है कि इट विल कोड फॉर मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन। और मोनोसिस्ट्रॉनिक विल कोड फॉर ओनली वन पॉलीपेप्टाइड चेन। मोनोसिस्ट्रॉनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है यूकैरियोटिक सेल का। समझ में आ गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोनोसिस्ट्रॉनिक और पॉलीसिस्ट्रॉनिक सिस्ट्रॉन कहाँ पर मिलता है आपको पता होना चाहिए। यूकैरियोटिक सेल में मोनोसिस्ट्रॉनिक और प्रोकैरियोटिक सेल और या बैक्टीरिया में पॉलीसिस्ट्रॉनिक सिस्ट्रॉन होता है। देखिए, बैक्टीरिया में क्या होता है कि कुछ रिलेटेड जीन्स होते हैं जो कि आपस में एक क्लस्टर बना लेते हैं। उन रिलेटेड जीन के क्लस्टर को हम एक नाम देते हैं ओपेरॉन। अब इस ओपेरॉन से जो मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्राइब होगा वो एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन की सिंथेसिस करता है। इसलिए बैक्टीरिया का जो जीन होता है उसको पॉलीसिस्ट्रॉनिक कहते हैं। रेप्लिकेशन यूनिट सेम है। सेम रेप्लिकेशन यूनिट में क्लस्टर ऑफ जीन है जो कि ओपेरॉन बना रहे हैं और एक ओपेरॉन से मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन की सिंथेसिस हो रही है। ठीक है, समझ में आया? ओके, नाउ नेक्स्ट अब कॉन्सेप्ट ऑफ जीन के बारे में समझ लेते हैं। तो हेडिंग डालते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ जीन। व्हाट आर जीन्स? जीन्स क्या है? हेरिडिटरी यूनिट्स हैं विच आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट टू देयर चाइल्ड, पेरेंट्स टू देयर चाइल्ड। As far as transcription is considered, genes are of two types. Genes कौन कौन से? स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन को अभी हमने क्या पढ़ा था? सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन क्या है? प्रोटीन कोडिंग जीन को हम क्या बोलते हैं? सिस्ट्रॉन। और दूसरे हैं रेगुलेटरी जीन। स्ट्रक्चरल जीन क्या करेंगे? जब प्रोटीन कोडिंग है तो दे मेक प्रोटीन, मेक्स प्रोटीन। प्रोटीन क्या क्या हो सकती हैं? लाइक एंजाइम्स, हॉर्मोन्स, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स एक्सेट्रा।
रेगुलेटरी जीन का क्या काम है? दे कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स। इनका काम है स्ट्रक्चरल जीन की एक्टिविटी को कंट्रोल करना, और स्ट्रक्चरल जीन प्रोटीन बनाते हैं। अब ये स्ट्रक्चरल जीन भी दो तरह के हो सकते हैं। कौन कौन से? स्प्लिट एंड नॉन स्प्लिट। एनसीईआरटी लिखती है कि इन यूकैरियोट्स द मोनोसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चरल जीन्स हैव इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंसेस। तो क्या मतलब है इस बात का? स्प्लिट जीन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ यूकैरियोटिक सेल, लिख लेते हैं पहले, फीचर ऑफ यूकैरियोटिक सेल, एंड नॉन स्प्लिट जीन फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। स्प्लिट का क्या मतलब होता है? तोड़ देना। और नॉन स्प्लिट का क्या मतलब होता है? जिसको कि हम तोड़ नहीं सकते। स्प्लिट जीन देखिए हम बना लेते हैं यहाँ पर। मैंने अभी आपको पढ़कर बताया कि एनसीईआरटी ने क्या लिखा है कि इन यूकैरियोट्स द मोनोसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चरल जीन्स हैव इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंसेस। स्प्लिट जीन का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो ये कुछ ऐसा होगा। इसके पास कोडिंग एंड नॉन कोडिंग दो तरह की सीक्वेंसेस होंगी। जो सीक्वेंसेस प्रोटीन के लिए कोड करती हैं उन्हें हम बोलते हैं एक्सॉन्स, और जो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होती हैं उन्हें बोलते हैं इंट्रॉन्स। तो ये दोनों ही सीक्वेंसेस स्प्लिट जीन्स में, जो कि यूकैरियोटिक सेल का फीचर है, उसमें प्रेजेंट होती हैं, कोडिंग एंड नॉन कोडिंग। अब यहाँ पर एक्सॉन है, ये इंट्रॉन है, मे बी ये एक्सॉन हो सकता है। तो इस तरह की सीक्वेंसेस लगी हुई होंगी। जबकि नॉन स्प्लिट जीन में क्या होगा? इसको हम स्प्लिट नहीं कर सकते, ये पूरा का पूरा कोडिंग होगा, इसमें इंटरवीनिंग नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस एब्सेंट होंगी। यहाँ पर लिख लो नो इंट्रॉन्स। ठीक है। अब जब इस डीएनए से, जिसके पास कोडिंग एंड नॉन कोडिंग दोनों तरह की सीक्वेंसेस प्रेजेंट हैं, जब एमआरएनए बनेगा यानी कि ट्रांसक्रिप्शन होगा, तो जो एमआरएनए बनकर आएगा उसके पास भी दोनों तरह की सीक्वेंसेस होंगी, कोडिंग भी होंगी और नॉन कोडिंग भी होंगी। यहाँ पर ये इसको ऐसे लिखो, यहाँ पर इंट्रॉन और ये एक्सॉन, फिर ये इंट्रॉन, ऐसे लिखिए, एक्सॉन इंट्रॉन एक्सॉन इंट्रॉन। अब जो मैसेंजर आरएनए बना उसको भी हम यहाँ पर क्या होगा? एक्सॉन इंट्रॉन एक्सॉन इंट्रॉन। ठीक है। अब ये जो मैसेंजर आरएनए बनकर आया यूकैरियोट्स में, इसको हम अभी मैसेंजर आरएनए नहीं बोलकर इसको एक नाम देते हैं प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट या हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, दोनों एक ही चीज़ है। अब प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में से हमको ये नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस को हटाना है। नॉन कोडिंग कौन सी है? इंट्रॉन्स। तो इंट्रॉन्स को जब हम रिमूव कर देते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं स्प्लाइसिंग। तो स्प्लाइसिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स। तो स्प्लाइसिंग के बाद जो मैसेंजर आरएनए बनकर आएगा उसमें क्या होगा? उसमें सिर्फ एक्सॉन्स ही एक्सॉन्स होंगे, इंट्रॉन्स हमने उसमें से रिमूव कर दिए। तब जो मैसेंजर आरएनए बनेगा ये एक्चुअल मैसेंजर आरएनए होगा। उसके पहले जो आरएनए बना है उसको प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बोलेंगे या हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए बोलेंगे। आफ्टर द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग इट विल कन्वर्ट इनटू मैसेंजर आरएनए। वेयरएज इन प्रोकैरियोटिक सेल में इंट्रॉन्स होते ही नहीं हैं, वहाँ पर जो डीएनए है या आरएनए उससे बनकर आएगा वो कंटिन्यूअस होगा, वो कोडिंग ही होगा पूरा का पूरा, उसमें नॉन कोडिंग इंटरवीनिंग सीक्वेंसेस एब्सेंट होती हैं। तो स्प्लिट जीन इज द फीचर ऑफ यूकैरियोटिक सेल एंड नॉन स्प्लिट जीन इज द फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। क्लियर? ओके। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, क्या क्या स्टेप्स होते हैं ट्रांसक्रिप्शन में, और प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस और यूकैरियोट्स में, दोनों में हम क्या डिफरेंस है वो देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।